बस एमएल के थोड़ी एमएल के प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे सेल्फ। कोई नहीं, डायरेक्टली एमएल से एआई से भी बना सकते नहीं पहले सर बेसिक एमएल से बनाते हैं, फिर एआई का भी बनाते हैं। तो गाइड कर देते हैं चीजों को। देखो जितना भी आपको कोड मिलेगा ना, हैं। समझा? ठीक है। ये तुम्हारा जब भी देखोगे तो ये डीप लर्निंग का है। डीप लर्निंग में एक क्लास का फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर पे जाओगे तो यहाँ पे सारे टॉपिक वाइज हैं, ठीक है। तो डीप लर्निंग का पहला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डीप लर्निंग का होगा कंप्यूटर विजन, ओसीआर, सीएनएन, देन सिक्वेंशियल एनएलपी, देन ये टाइम सीरीज, चैटबॉट, जेएनएआई। तो ये सारी चीजें रहेंगी। ये सारा चीज आपको जो मिलेगा वो गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। गिटहब पे जाओगे, ठीक है। तो डीएस मटेरियल जो आपके पास रहता था, अगर याद होगा तो, ठीक है, इसके अंदर डीप लर्निंग का होगा, ठीक है। दिख रहा है? तो डीप लर्निंग में जब क्लिक करोगे तो इसमें क्लास सेम फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो क्लास पे जाओगे, देन क्लास में जो टॉपिक चल रहा होगा फिर उस टॉपिक में जाके क्लिक करके देन वहाँ के सारे फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट क्लास अभी डीप लर्निंग का है, तो यहाँ पे डीप लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये सारी चीजें क्या है, डॉक के बेस पे भी रहेगा, कुछ पीडीएफ भी है और कुछ नोटबुक भी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सी एन एन की तरफ एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इसी पे रन करेंगे। सर जो पोर्टल पे डाला हुआ है, हम्म। जो पोर्टल पर इन्वेस्ट डाला वो भी ठीक है, मैं पढ़े तो। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो आप कहीं से भी कर सकते हो गेन। नहीं नहीं मतलब ऐसे मैंने फुल टाइम मैंने वही छोड़ दिया, फिर खोल के देखा तो सही है, खोल दूंगा ठीक था। ठीक है। देन फिर सेकंड आपके पास कंप्यूटर विजन का रहेगा, ठीक है। और कंप्यूटर विजन में क्या रहेगा, प्रोजेक्ट बेस पे सारी चीजें स्टार्ट होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा थियोरेटिकल देख लेते हैं जो मैंने बताया था। ये सारा चीज हमने डिस्कस किया था। हम्म। ये फाइल करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये पिछले क्लास में न्यूरल नेटवर्क के बेस पे बताया था, क्योंकि अगर कोर रहेगा तो कोर में ही सारा चीज यूज होगा और चेंजेस कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो यही मैंने बताया था कि हमारे क्या है, ह्यूमन न्यूरॉन्स है। ये जिसको मैंने टेक्निकली क्या किया, मैथमेटिकली इस तरीके से क्रिएट किया था। और एक न्यूरॉन था, तो ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया, और ये एफ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देगा, कोई भी ना कोई वैल्यू देगा एक समेशन का, तो मैं बोल देता हूँ एस, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं एस, ठीक है। अब ये जो एस है वो कहाँ से आ रहा होगा, तो ये इनपुट से आ रहा होगा, है ना। एस क्या बनेगा, क्या बनेगा मैथमेटिकली, तो लाइन कितना x1 w1 W1 प्लस प्लस x2 X2 W w2 दैन कंटिन्यू। x3 w3, और एक बायस सेट होगा, तो बायस, ठीक है। अब इसको क्या करते हो, ये हमारा डेटा आ गया। अब इस डेटा को क्या करते हो, एक्टिवेशन फंक्शन में पास करोगे, है ना। तो एफ ऑफ एस, एंड देन इसके बेस पे क्या आएगा, आपको रिजल्ट आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बस इतना ही होता है न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। जितना आप चैट जीपीटी या बाकी चीजें बोलते हैं तो उसका जो पहला स्ट्रक्चर है वो यही है, ठीक है। तो यही चीज हमें क्या करना है, एक बार पढ़ना है कि मैथमेटिकल टर्म्स इसमें क्या क्या है। वही मैथमेटिकल टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, और वो पूरा क्या रहेगा, सब थ्योरेटिकल रहेगा। क्या तो इसमें आएगा सबसे पहले परसेप्ट्रॉन, ठीक है। देन मल्टील्यूनर, देन फीड फॉरवर्ड, देन फीड फॉरवर्ड के बाद आएगा बैकवर्ड प्रोपगेशन, कि हम क्या करते हैं उस जो हमारा एक्यूरेसी है उसको कैसे इंप्रूव करते हैं। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार ट्रेन करना पड़ेगा, है ना। तो बार बार ट्रेन करते हैं उसको बोलते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। देन उसी को स्पेशलाइज करेंगे किसके लिए, जैसे होता है ना, बचपन से आप तक 10th तक क्या कर रहे थे, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, है ना। उसके बाद 10th के बाद क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन। कि आपने तीन फील्ड में डिवाइड किया, कि हर एक काम को कोई नहीं कर सकता, तो हमने तीन फील्ड में डिवाइड किया। इसी तरीके से क्या होगा यहाँ पे भी होगा, हमने जो परसेप्ट्रॉन बनाया था वो एक ही परसेप्ट्रॉन हर फील्ड पे काम अच्छे से नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, इमेज बेस्ड, तो स्पेशलाइज किया इमेज के लिए, तो उसके लिए कौन सा बनेगा, तो सीएनएन का आर्किटेक्चर बनेगा,
यही आर्किटेक्चर रहेगा, थोड़े से चेंजेस होंगे, है ना। देन टेक्स्ट के लिए क्या रहेगा, तो RNN LSTM का लिए, ठीक है। एंड देन इसी के कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्या किया, एक जनरेटिव एडवेंशन नेटवर्क। ये इसका काम क्या होता है, तो जो भी डेटा से वो ट्रेन होता है उसी तरीके के सिमिलर डेटा, फेक डेटा को जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। लाइक सर इसमें दोनों का कर सकता है ना, ये टेक्स्ट और इमेज दोनों। आजकल हम लोग यही यूज करते हैं। ये मैंने क्या combination किया, है ना ये। इस वाले को यूज कर दिया इस वाले के साथ, और जो कंबाइन यूज कर रहे हैं वही हमारा क्या है, चैट जीपीटी हो गया। ये एक मॉडल है और ये एक मॉडल है, दोनों का अगर कंबाइन करोगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी मॉडल। ये एक साथ मल्टीपल मॉडल रन होंगे, और मल्टी मॉडल जो अभी हम करंट में यूज कर, ठीक है। तो ये मल्टी मॉडल होता है इंटरनली, इसी तरीके से 2-3 मॉडल रन होते हैं। तो इन चीजों को क्या करोगे, एक एक करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले इमेज के बेस पे सारा काम होगा, ठीक है। तो परसेप्ट्रॉन किसको बोलते थे, जो सिंपल था, जो एक न्यूरल एक सिंगल नेटवर्क था। अब इसमें क्या क्या टर्म्स आते थे, एक इनपुट आएगा, वेट आएगा, समेशन, तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। देन सिंगल क्या था, मल्टीपल क्या था, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो इसमें अगर लेयर के बेस पे बात करना चाहोगे तो 3 लेयर होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट जो यूजर देगा, हिडन जो कंप्यूटेशन हो, कैलकुलेशन हो, आउटपुट जो रिजल्ट, ठीक है। तो ये 3 लेयर के बेस पे हम जब भी बात करते हैं, ठीक है। देन फीड फॉरवर्ड का मतलब क्या था, मतलब आगे की तरफ जो भी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से कंप्यूटेशन स्टार्ट करके वाई तक गए थे, है ना। तो जब हम वाई तक गए थे तो हमें एक प्रिडिक्शन आउटकम मिला था, एंड देन उसी आउटकम को जब हम देखते हैं तो वही हमारा क्या था, शुरू से लेके लास्ट तक, है ना। तो एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना था, तो इसी को बोलते हैं फीड फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये चीजें रहती है, तो स्टेप बोलोगे तो इनपुट जाएगा, कैलकुलेशन होगा और आउटपुट मिलेगा। ये 3 स्टेप होते हैं फीड फॉरवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड में क्या होगा, सर वो है कि जो आउटपुट आएगा अगर वो हमारा करेक्ट नहीं हुआ या फिर एक्यूरेसी सही नहीं तो वापस वो रिटर्न जाएगा और देन उसके बाद फिर क्या मॉडल से ट्रेंड होंगे अलग अलग, और फिर मान लो आपने रिजल्ट को फाइंड कर लिया और रिजल्ट में जो एक्यूरेसी थी क्या था, सही नहीं था, तो कुछ एरर होगा, है ना। इसमें एक टर्म ऐड होगा, एरर कैलकुलेशंस, है ना। तो हम लोगों ने एरर कैलकुलेशन के लिए यूज किया था बाय डिफॉल्ट, पहले मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, ये सारा चीज यूज करते थे, याद है। तो ये सारा यूज करते थे। ये क्या करेगा, एरर कैलकुलेट करेगा। मान लो एरर तो कैलकुलेट कर लिया कि इसका 10 था और हमारा कितना आ रहा था, 11 आ रहा था, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है ना। अब इसको मुझे रिड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे, फिर इसमें एमएल में तो मीन स्क्वायर वगैरह यूज करते हैं वो तो सिर्फ एरर चेक कर देते एरर हैं। चेक करने के लिए। तो रिड्यूस करने के लिए सर हम हाइपर ट्यूनिंग करते थे। कौन सी वैल्यू चेंज होती है उसमें, सर उसमें हमारी जो वेट होता है वो चेंज होता तो क्या होगा, एक्स तो आपका गिवन रहेगा, Given इसको तो रहेगा। आप चेंज नहीं कर सकते। आउटपुट आपके पास गिवन रहेगा, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो आपके पास जो टर्म बचता है, ये अलग अलग डब्ल्यू बचते हैं, ठीक है। तो आप इसी को अपडेट करते हो, अपडेट मतलब इसकी वैल्यू चेंज करके देखोगे कि हम इसकी वैल्यू क्या रखें कि ये एरर 0 हो जाए, है ना, 0 हो जाए या फिर है कम हो जाए। मिनिमम हो जाए। तो हर चीज को 0 करना पॉसिबल नहीं रहेगा ना, तो ये कम से कम मिनिमम अपने पॉइंट में आ जाए, है ना। तो मिनिमम किसके बेस पे करते थे, तो dy बाई dx का यूज करते थे, याद है, कैलकुलस के बेस पे। और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते थे, है ना। तो यही चीज इसमें कॉन्सेप्ट ऐड होगा, ठीक है। ये हमारा इनपुट के बेस पे जो रिजल्ट मिला था, उसके बाद का स्टेप क्या होगा, आप मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए करते हो। जब इम्प्रूव करने के लिए करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, लॉस कैलकुलेट होगा। देन वो बैकवर्ड तक जाएगा और डब्ल्यू के वैल्यू को चेंज करेगा, है ना। तो वो क्या करता है, ग्रेडियंट कैलकुलेशन, और इसके बेस पे भी क्या करेगा, W का वेट वेट को चेंज करेगा। अपडेट्स करेगा। अंदर दोबारा क्या होगा, ट्रेन होगा, अंदर एक्यूरेसी आपको दिखेगी। और ये रिपीट होता रहेगा जब तक आप क्या बोलते हो, इसको लूप में चलाते रहते हैं, जिसको इपॉक्स बोल देंगे, ठीक है। जैसे एक और भी हम लोगों ने दिखाया था, अगर देखोगे तो एक हमने प्लेग्राउंड दिखाया था, याद है। इसमें हम लोगों ने दिखाया था न्यूरल नेटवर्क के बेस पे, ये चीजें थी। अब यहाँ पे जो इपॉक्स था और यहाँ पे दिखेगा लॉस, ठीक है। जैसे आप इसको रन करते थे, ठीक है, तो ये क्या होता था, धीरे धीरे कम हो रहा है। और यहाँ पे देखोगे इपॉक्स रन हो रहा है। ये इपॉक्स का मतलब है कि कितने टाइम से मॉडल बन रहे हैं। तो अभी देखोगे तो क्या है, 200 प्लस मॉडल बन गए,
200 मॉडल बन गए 271, और इसके बेस पे क्या है, धीरे धीरे ये क्या रहा है, इसका लॉस कम होते जा रहा है। तो ये चीज क्या रहता है कि हम प्रोपोगेशन के बेस पे करते हैं, और कितने लोग तो ये इपॉक्स बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग रेट, ये कितनी जल्दी से चीजें सीखेगा। देन एक्टिवेशन फंक्शन जो इसके मिडिल पार्ट में रहता था। रेगुलेशंस जो L1 L2 लिस्ट क्या था, रेज और लेस होता था, किस लिए यूज करते थे, डेटा रेगुलाइजेशन, मतलब ओवरफिटिंग को हटाने के लिए, है ना। कि ट्रेनिंग के टाइम में अच्छा खासा एक्यूरेसी दे रहा है लेकिन टेस्टिंग में नहीं दे रहा है, तो मतलब हमारे ट्रेनिंग में क्या है, प्रॉब्लम है, तो हम उसमें उस समय क्या करेंगे, अपने एरर को रिड्यूस कर देंगे, है ना। तो ये यहाँ पे रहता था, उसके बेस पे ये रेगुलेशन टर्म कितना यूज करना है, कितना फैक्टर रखना है, वो लैम्डा रखना है। बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन सॉल्व करना चाहते हो या रिग्रेशन। तो यही चीज आपका प्रॉपर हर एक के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, कुछ चीजें हैं जिसके बेस पे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि ये जो टर्म्स हैं, ये हमारे इनपुट वेट्स और ये हमारा क्या है, एक्टिवेशन फंक्शंस। तो आप देखोगे तो एक्टिवेशन फंक्शंस ही हमने डिस्कस करने के लिए बोला था, है ना। कल क्या करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक्टिवेशन फंक्शंस होते क्या है, तो बेसिकली एक इक्वेशन होता है और कुछ इक्वेशन होता है, जैसे बोला y इक्वल टू मतलब क्या होगा, वाई कुछ तो है, टू एक्स y कितना होगा 2, अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2, अगर 4 है तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, मान लो x1 b और x2 है ना। तो मतलब अगर ये जो इसमें अगर मैं बोलूं y इक्वल टू x है तो मतलब क्या है, एक्स की जो वैल्यू है सेम एग्जैक्ट वैल्यू। कितना x होगा वही वही होगा, तो वही चीज क्या है ना। तो आप देखो ये जो चीज डिसाइड होगा वो क्या है, इसी इक्वेशन के बेस पे डिसाइड होता है कि ये लीनियर जाएगा, लीनियर जाएगा या फिर किस तरीके से, है ना। तो वही हमारा एक्टिवेशन फंक्शन करता है कि आप मॉडल में आउटपुट प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो जो डिसीजन लॉजिक बनेगा, लीनियर बनेगा नॉन लीनियर बनेगा, वो यही डिसाइड, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, लीनियर फंक्शन है और नॉन लीनियर फंक्शन। लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन के बेस पे जो चीज सेपरेट होगी, ठीक है। नॉन लीनियर मतलब कोई ना कोई कर्व के बेस पे सेपरेट हो, ठीक है। अब इसके बेस पे हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल फंक्शंस होंगे, ठीक है। सबसे इजीएस्ट जो फंक्शंस है वो मैं लिखा देता हूँ। तो ये सारे क्या है, एक्टिवेशन फंक्शंस है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जैसे हम डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या होगा, ये सारा चीज आपको भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब इसका क्या है, ग्राफ भी बना हुआ है कि इसके बेस पे किस तरीके का कर्व बनता है, वो चीजें, ठीक है। ये परसेप्ट्रॉन था, ये न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। पहले आता है होता क्या था वो हमें पता है। दूसरा, यूज क्यों करेंगे, डेटा को सेपरेट कर, हाँ तो क्यों, लीनियर लाइन से भी हो जाता था। सर अगर मैसी डेटा हो, लाइक कि अगर मैसी डेटा होगा तो उसे एक लीनियर लाइन सेपरेट नहीं कर, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा नॉन लीनियर। जैसे हमारे पास क्या था चीजें, कि मान लो आपके पास क्या है, एक डेटा है, मैंने बोला कि इसका इक्वेशन क्या होगा, और एक और लाइन खींच देता हूँ, एक लाइन है और एक और लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है सर। ये है, ये भी एक ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड, थर्ड, ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी क्या है, ग्राफ है ना। तो सब में जो पैटर्न है वो पैटर्न को आप मैथमेटिकली दिखा सकते हो। इसका क्या होगा, लाइन y इक्वल्स टू जो इसका y इक्वल टू x स्क्वायर, इसका फिर इसका वैल्यू स्क्वायर इस तरीके से बनाना, तो इससे माइनस एक क्यूब का होता है y इक्वल टू x, यहाँ से बता देता हूँ, ये स्क्वायर का ये क्यूब का है, क्योंकि ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव क्यूब करेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता चलिए कि इस तरीके का अगर हम कहीं पे ड्रॉ करना है
आप ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो मान लो इस तरीके से सेपरेट हो रहा है तो कैसे करेंगे? सर फिर इसमें दो बार यूज होगा, यहाँ पे इक्वल्स इस टू तरीके से सेपरेट होगा तो कैसे बनेंगे? इसका कोई इक्वेशन क्या होगा? किसी भी मान लीजिए किसी भी तरीके से तो बन सकता है। दो चीज सेपरेट है इस तरीके से सेपरेट कुछ भी तो हो सकता है सेपरेट पैटर्न। तो कैसे करेंगे? तो हर एक के लिए हम नया इक्वेशन नहीं बना सकते है ना, जितना नहीं हमारे पास टाइम है नहीं इतना हम रिसर्च है ना। तो हमारे पास क्या रहेगा कि इसी चीज को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम में तोड़ कैसे ये ना, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं जैसे उसी को हमने क्या किया मल्टीपल स्मॉल लाइंस में क्या किया डिवाइड किया। तो हर एक स्मॉल लाइन अगर देखोगे तो स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट होगा। ये दिख रहा है? ये क्या है हर एक स्मॉल यहाँ से यहाँ तक है थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पे ट्रीट होगा, तो जहाँ पे थोड़ा सा कर्व है उसके बारे में बताएंगे। ये दिख रहा है? अगर हमने क्या किया मान लो इस तरीके से हमने क्या किया 10 पीस में डाल दिया, इसमें कितने इक्वेशन बन गए 10 लाइन इक्वेशन बन गए और लाइन इक्वेशन बनाना इजी रहेगा। एंड देन सबको क्या करना कंबाइन डेवलप करोगे तो इसी तरीके से। तो यही चीज हमारा क्या रहता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का सिंपल मीनिंग हो गया कि जो भी आपके पास पैटर्न है उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक का मतलब जितने न्यूरल्स आए ठीक है अब उसको आपस में अटैच है ना। तो अटैच जब करते हैं मान लो कि ये सारा लीनियर के बेस पे अटैच हो गया तो काम सही से है। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा कर्व है ना, यहाँ पे भी देखो कुछ लाइन में क्या होगा थोड़ा सा तो कर्व होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व होगा है ना एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो कर्व हो रहा है थोड़ा सा तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं हो पाएगा उसमें बायस है लेकिन y इक्वल टू mx प्लस c में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा नॉन लीनियरिटी ऐड करना है। नॉन लीनियरिटी मतलब थोड़ा सा ये कर्व तो कैसे करनी है इसका जो वैल्यू आएगा उसको ऐसे इक्वेशन में डाल देंगे जो इसकी वैल्यू को चेंज कर दे इसमें तो थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर दें या फिर इस तरीके से चेंज कर दें या फिर थोड़ा सा किसी भी तरीके से है ना। तो अगर आपको इस तरीके से चेंज करवाना है एक इक्वेशन और मान के चल रहे हैं वैल्यू का काम होता है जो भी इस इक्वेशन से वैल्यू आएगा उसको क्या करना है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव जीरो कर देना। जो भी नेगेटिव वैल्यू होगा वो जीरो से और जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो एज इट इज वही नंबर रहेगा। उसके बेस पे जो हमारे पास कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है कैसे मैंने बताया था इसका एग्जांपल क्या होगा -3 50 40 -50 इस तरीके से ये वाला क्या है x है और ये हमने क्या किया है वैल्यू में x को पास तो क्या वैल्यू आएगा सर जो भी हमारे जो माइनस में है नेगेटिव वैल्यू जीरो हो जाएगी और एग्जैक्ट वैल्यू वही रह जाएगी जो पॉजिटिव। क्या हो सकता है ये वैल्यू बना देंगे नेगेटिव वैल्यू जीरो रहेगा और पॉजिटिव वैल्यू वही रहेगा। तो क्या बन सकता है इसका यहाँ पे वैल्यू -3 का क्या बनेगा जीरो कि जो वैल्यू माइनस में है हम जीरो मान लेंगे पॉजिटिव है तो एज इट इज पॉजिटिव है तो एज इट इज नेगेटिव होता है जीरो। अब अगर इसके बराबर तो क्या बनेगा तो वैल्यू से जो नेगेटिव है वो जीरो बनेगा और जो पॉजिटिव है तो इस तरीके से पॉजिटिव वाला नंबर तो नेगेटिव जीरो हमें क्या बनेगा इस तरीके से बनाते थे ये हमारा जीरो से होता था ये वाई और ये है और यहाँ पे जीरो होता था तो जीरो से टाइम को इतना नेगेटिव वैल्यू होगा वो जीरो ही रहेगा और जीरो से पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वो जितना एक्स रहेगा उतना ही रहेगा तो इस तरीके से क्या होगा आप देखोगे फास्ट में क्या किया नॉन लीनियर था तो और अच्छी तरह करेंगे तो और भी अच्छा। तो ये क्या करेगा उसी बेस पे काम करेगा कि इस लाइन इक्वेशन पे क्या कर रहे हैं कर्व कर रहे हैं और ये कौन करेगा वैल्यू या फिर हमारे फंक्शन तो ये equation जो वैल्यू है हमारी ठीक है ये समझना प्लीज करो जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं जा पा रहा ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे इसे जो कर्व करेगा इस तरह से यहाँ पे कर देगा और इस तरीके से पास तो रियल वर्ल्ड में भी क्या करेंगे ये बताया था पाइपलाइन का एग्जांपल अगर आपको यहाँ से यहाँ पे पाइपलाइन ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है इस जो ब्लॉक है ब्लॉक में तो क्या कर सकते हैं खुदाई नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा सा क्या करना है करना पड़ेगा
क्या होगा, जिस तरह से रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज करते हैं फिर इसी तरीके से यहाँ पे करना, ठीक है। तो वही चीज हम किससे करेंगे, तो सिंपल है एक्टिवेशन फंक्शन से करेंगे, ठीक है। इसका ये टर्म्स थे, तो ये सारा चीज टर्म्स था। मैथमेटिकली इक्वेशंस कैसे प्रूव करना है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन पहला जो एक्टिवेशन फंक्शन था वो स्टेप था। स्टेप का सिंपल बोल सकते हो कि अगर वैल्यू 0 से कम है तो सारे वैल्यू 0 ही बोलेंगे, अगर 0 से ज्यादा है तो 1 बोलेंगे, तो 0 और 1 के बीच में चलेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमेशा इस तरीके से या तो 0 होगा या तो 1, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइनरी स्टेप फंक्शंस, ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका काम क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। तो इसका ज्यादातर यूज बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, हाँ? लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल का सिंपल मीनिंग हो जाता है कि आप जो dy बाई dx लगाओगे तो इसमें नहीं लगेगा, सिंपल सा, है ना। जब इसमें लगेगा ही नहीं तो हमारा मॉडल इंप्रूव नहीं होगा, है ना। अगर मॉडल इंप्रूव नहीं होगा तो इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे मॉडल बस नॉर्मल है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी टू यूज होता है और सारी चीजें। दूसरा हमारे पास जो रहेगा वो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस रहेगा। लीनियर का काम क्या रहेगा कि एक लाइन के बीच में सारी चीजों को ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू होगी, है ना, वही चीजें रहेंगी। इसमें क्या होगा कि जितने भी लीनियर प्रॉब्लम होंगे आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हो और रिग्रेशन प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, क्लासिफिकेशन का आपको जल्दी सॉल्व नहीं होगा। और दूसरा कि इसमें एक्स और वाई इक्वल होते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, 0 से 2 पॉइंट तक ही चेंज होगा, है ना। और आगे जाके अगर आपने 4-5 बार भी क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। मतलब ये आगे जाके 0 हो गया, मतलब अपडेट नहीं कर पाएगा कोई भी चीज, कि अगर जो वैल्यू अपडेट नहीं हो पाएगा तो उसका क्या होगा, मॉडल की एक्यूरेसी भी नहीं बढ़ेगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम पहुंच जाएंगे नॉन लीनियर के पास, ठीक है। कि लीनियर काम नहीं कर रहा है तो हम किसके पास जाते हैं, नॉन लीनियर के पास। तो नॉन लीनियर में भी क्या रहेंगे, अलग अलग इक्वेशंस रहेंगे। ये लीनियर का, नॉन लीनियर मतलब आपको कर्व मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसमें से भी क्या होगा, पहला नॉन लीनियर में जब हमारे पास मॉडल्स होते हैं, पहला जो रहेगा सिग्मॉइड का रहेगा, ठीक है। अब उससे यहाँ पहले ये दिख रहा है, सिग्मॉइड है, टेनएच है, वैल्यू है, लिखने वैल्यू, पैरामीट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इन चीजों का भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी है जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कौन सा हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शंस कब यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन कब यूज करना है हमें पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम किस टाइप का है, क्लासिफिकेशन से या रिग्रेशन से। हम बोलते हैं कि रिग्रेशन, अगर रिग्रेशन है तो लास्ट लेयर में क्या यूज होगा, सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन है तो क्या यूज होगा, तो वो दिखेगा बाइनरी है, मल्टी लेवल है, तो ये बोलेगा नहीं बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो बोलेगा लास्ट में सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फंक्शन लगा, ठीक है। अगर मल्टी क्लास है या फिर मल्टी लेवल है तो सॉफ्टमैक्स और सिग्मॉइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं अलग अलग चीजें होती है जिसके बेस पे आप यूज। और लास्ट लेयर किसको बोलते हैं, ये जो ऐड होगा ना सिर्फ लास्ट लेयर में ऐड होगा, मिडिल लेयर में ये सारी चीजें ऐड नहीं होंगी। एक्टिवेशन फंक्शन में वो लास्ट आउटपुट से पहले ये वाला, ये हमारा आउटपुट है ना, तो आउटपुट आउटपुट के पहले जो लेयर है उसको बोलते हैं लास्ट लेयर। तो लास्ट लेयर से ही डिसाइड होता है कि वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बीच वाले जितने भी लेयर्स होते हैं वो क्या होता है, हिडन लेयर होते हैं, है ना। हिडन लेयर में क्या होता है कि चीजें आपको बार बार यूज करना पड़ता है, मतलब उसका जो ग्रेडियंट होगा वो कुछ ना कुछ आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब आपके पास जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो सेचुरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेचुरेट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला सेचुरेट नहीं होना चाहिए तो उसका मीनिंग क्या आएगा, तो एक्टिवेशन फंक्शन या तो सेचुरेटेड होता है या फिर नॉन सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब होता था, जैसे एक मान पॉइंट लो के बाद वो मतलब इम्प्रूव करना बनता है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, 2x, ठीक है। अब इसका dy बाई dx निकालना है, तो कितना आएगा बता सकते हैं, देखिए 6x स्क्वायर, है ना। ये पहली बात किया। अब हमने एक और जीरो ऐड किया, एक और लेयर ऐड किया, तो दूसरी बार जाएगा ये सेकंड डिवाइड बाई x करेंगे, कितना आएगा, तो भाई मैं सेकंड, और ये दूसरा लेयर था, दूसरे लेयर में ठीक आ गया नहीं, तीसरे लेयर में फिर से करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड बाई dx 8 में आएगा,
है ना। तो ये क्या हो गया 12 अगेन एक बार करेंगे तो 0 हो गया। अब इसके बाद एक बार और करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कभी भी आप अपडेट नहीं, मतलब आप देख रहे हो 1 2 3, चौथे स्टेप के बाद क्या है वो इग्नोर नहीं करना। 0 होने के बाद क्या होगा, कोई भी अपडेट नहीं होगा। अगर ये अपडेट नहीं कर पाएगा तो हम एक्स्ट्रा लेयर ऐड करेंगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। तो मतलब क्या है कि आप जितनी बार dy बाई dx करना चाहते हैं कर सकते हो, बट वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या था, जितने भी हमारे पास क्या था, लीनियर के बेस पे था, लीनियर जो हमने देखा। देन एक और कौन सा था, स्टेप वाला था वो। ये सारे क्या होते हैं, सेचुरेटेड। इसके अलावा जो आगे देखोगे 10H और सिग्मा वो भी सेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड मतलब कुछ पॉइंट्स के बाद वो डिवाइड डेक्स 0 ही रहेगा हमेशा, वो कभी भी अपडेट नहीं होगा। तो अगर अपडेट नहीं होगा तो हमारा ग्रेडियंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वो चीजें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो नॉन सेचुरेटेड इक्वेशंस का यूज करके। हमारा कौन सा रहता है, तो ज्यादातर रेलू का रहता है, तो हम रेलू यूज करेंगे। और ये सारे रेलू के ही क्या है वेरिएंट, अगर देखोगे रेलू, ईलू, विकी रेलू, पी रेलू और आर रेलू, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा और भी रहेंगे जो इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। देन आप इसका यूज कर सकते हो, आपको सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर तो पहला सिग्माइड से स्टार्ट करते हैं। सिग्माइड जिसको लॉजिस्टिक एक्टिवेशन कॉन्सेप्ट, अगर याद होगा तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशंस पढ़ा था, उसमें एक इक्वेशंस यूज कर रहे थे, ये यूज कर रहे थे, है ना। इसका काम क्या था, रजिस्टर 0 1 के बीच में वैल्यू प्रोवाइड करना। तो इसका काम था 0 से 1 के बीच में वैल्यू प्रोवाइड करना, और वो कौन सी वैल्यू होगी, तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी, है ना। तो अगर एक की वैल्यू अगर 0.7 है ऑटोमेटिकली दूसरी की वैल्यू क्या होगी 0.3। तो ये चीज क्या होता था, इसके थ्रू आपको मिल जाता था, है ना। जब आप इसका ग्राफ बनाते थे तो ये 0 से 1 के बीच में कुछ इसी तरीके से डेटा था, है ना। तो ये उसका ग्राफ हो गया, है ना। और ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इसके बारे में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, जो कहता है प्रोबेबिलिटी बेस होता है ना। देन इसका रेंज क्या होगा, आप एक क्राइटेरिया रखते हो बीच में, क्राइटेरिया क्या होगा, अगर क्राइटेरिया से ऊपर होगा तो 1 और क्राइटेरिया से नीचे हो गया तो आप 0 बोलते हुए, है ना। अब इसमें क्या है, कुछ चीजें कहाँ पे यूज करते हैं ज्यादातर, तो ज्यादातर हमारे लास्ट लेयर में यूज होता है, कब, जब हम क्या करते हैं प्रिडिक्शंस में प्रोबेबिलिटी के बेस पे करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशंस के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। और ये फंक्शंस क्या है, डिफरेंशिएबल है और प्रोवाइड अ स्मूथ ग्रेडियंट, है ना। प्रिवेंट जंपिंग इन द आउटपुट वैल्यूज, ठीक है। और ये एस कर्व देता है, तो ये एस कर्व आपको यहाँ पे दिखेगा। अब इसका डीवाई बाई डीएक्स निकालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स है तो डीवाई बाई डी एक्स, मानते हैं डीवाई और डीएक्स। इसका डीवाई बाई डीएक्स कितना निकलेगा, तो जिनको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा वो बना सकता है, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पेज में दिख जाए, ठीक है। तो इसका जब डीवाई बाई डीएक्स निकालोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी इनटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव हो गया। अब उसके डेरिवेटिव का आप क्या करोगे, ग्राफ बना के देखोगे, ग्राफ बनाओगे तो उसके डेरिवेटिव का वैल्यू इस तरीके से जाएगा, 0 से 0.25 तक जाता है, ठीक है? मतलब इतना ही जाएगा। दूसरी बार जाएगा तो इससे कम होगा, फिर इससे कम होगा, इससे कम, इससे क्या होता है ये सेचुरेट हो जाता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ता है ना। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, ये क्या होता है तुरंत सेचुरेट हो जाता है, हम इसको यूज नहीं कर सकते एज अ हिडन लेयर पे, है ना। देन इसके एडवांटेज दिखेंगे, इसके डिसएडवांटेज दिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, कि वो अगर बार बार 0 हो जा रहा है चेंज नहीं हो पाएगा। यूज हम मतलब मेनली करते हैं क्या? इसका जो यूज रहेगा ना वो लास्ट लेयर पे सिर्फ करेंगे, बीच में कहीं पे नहीं। क्योंकि ये क्या होगा, अगर बीच में तुमने यूज कर दिया तो 2 3 स्टेप के बाद क्या होगा, बाकी 0 कर देगा, तो बीच में यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा ना। इसका जो यूज करते हैं वो लास्ट लेयर पे करते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे आगे जाके लास्ट लेयर में क्या होता है, प्रिडिक्ट करना है कि ये वैल्यू क्या है, ये स्पैम है या नहीं है। तो लास्ट में मुझे 2 ही रिजल्ट चाहिए होगा, तो वो कौन ला के देगा, तो लास्ट में अगर सिग्मॉइड लगाते तो वो ला के दे देगा, है ना। तो ये चीजें हम लोग वहां पे यूज करते हैं, यहीं पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शंस का पैरामीटर होता है, उसमें सिग्मॉइड लिख देते हो, ये पास हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशंस वही जो आपको दिखेगा कि अगर x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में है तब ये कुछ ग्रेडियंट की वैल्यू को क्या कर सकता है, दे सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी ग्रेडियंट, ना। तो वेनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होता क्या है,
मैंने बताया था वही, जो डिवाइड डी एक्स अपडेट करते थे एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगा और वो अपडेट नहीं, ठीक है। तो ये था सॉफ्ट मैक्स। सिग्मॉइड तो मैंने बता दिया, सॉफ्ट मैक्स क्या था बता सकते हो? तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में दिख रही है, बट ये रेंज में है। रेंज दे रहा है, तो रेंज ऑफ 0 to 1 तो वो भी तो 0 से 1 के बीच में दे रहा था। और ये भी क्या लिख रहा है? तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा सॉफ्ट मैक्स का क्या था ना, कि वो जो वैल्यू था ऑटोमेटिकली आप जो प्रिडिक्शंस कर रहे हो ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है कि उसका है ही नहीं, तो बताएंगे 0.77 एम है तो 0.33, अगर ये दोनों से देखेंगे हाँ। अब मान लो हमारे पास मल्टी लेवल है, मल्टी लेवल मतलब जैसे उनको कैंसर है या नहीं, इसलिए आप बोल सकते हैं स्टेज 1 का कैंसर, स्टेज 2 का कैंसर और स्टेज 3 का कैंसर, है ना, या फिर नॉट कैंसर। तो ये 4 क्लास होंगे आउटपुट लेयर में, है ना। बताओ जो सिग्मॉइड होगा, सिग्मॉइड होगा, वो इसकी प्रोबेबिलिटी कैंसर वाले होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो ला के दे देगा। मान लीजिए 0.33 लाख, स्टेज 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो ये 0.4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है तो 0.2, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है तो 0.1, ठीक है, या फिर 0.33, 0.4, 0.3, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल की प्रोबेबिलिटी बताएगा ना। अब ये सिंगल सिंगल की प्रोबेबिलिटी है, अब इसको कंबाइन करके बताना कि इसमें से कौन से स्टेज का हो सकता है, पता चलेगा। क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा, करना पड़ेगा। इसका जो सम करोगे वो 1 नहीं आएगा हमेशा, है ना। तो 1 नहीं आ रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके समेशंस को भी 1 करना पड़ेगा। कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू चेंज होने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो मल्टी लेवल है उसकी जो कॉम्बिनेशन का जो सम होगा वो भी 1 होना चाहिए, है ना। तो अगर ये इसका समेशंस भी 1 होगा तब हम इसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के बेस पे बता दें, है ना। तो इसका जो पूरा का पूरा वैल्यू 0 से 1 के बीच में चेंज होगा वो काम करेगा सॉफ्ट, ठीक है। तो सॉफ्ट में तभी यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टी लेवल का रहता है, मल्टी लेवल का रहेगा, मल्टी क्लास रहेगा, तो आप सॉफ्टमैक्स सिग्मॉइड के साथ सिग्मॉइड यूज किया और उसके ऊपर में सॉफ्टमैक्स, या फिर सिग्मॉइड हटा के डायरेक्टली सॉफ्टमैक्स भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं जब क्या रहेगा, मल्टी लेवल रहेगा, और बाइनरी रहेगा तो सिग्मॉइड, ठीक है, क्योंकि मुझे एक ही आउटपुट चाहिए था, या तो हाँ या तो ना के लिए, है ना। तो उसमें हम लोग उतना नहीं चेक करते, ठीक है। इसका भी सेम रहेगा और इक्वेशन रहेगा और कर्व भी सेम दिखेगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा अलग है जो मैंने बताया। ये क्या है, मैथमेटिकली है, आपको इक्वेशंस दिखेंगे। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, यहाँ पे एग्जांपल भी है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आउटलायर में सेंसिटिव रहता है, अगर आउटलायर है तो ये हो सकता है प्रेडिक्शंस गलत करेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप देख लोगे, ठीक है। ये सर पिछली बार भी बताया था। 10H, 10H में क्या था, तो ये हाइपरबोलिक टेंजेंट होता है। हाइपरबोलिक टेंजेंट कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। ये भी क्या है, थोड़ा सा एस कर्व है, लेकिन इसका जो रेंज होगा वो देखोगे -1 से +1 के बीच में दिख रहा है। और उसका जो पहले का रेंज था वो कितने से था, 0 से 1 का पहला रेंज का डिफरेंस आया। दूसरा ये जल्दी क्या होगा, सेचुरेट नहीं होता, ये भी सेचुरेट होता है लेकिन क्या होगा, सिग्मॉइड से जल्दी नहीं होगा, तो हम इसका यूज कर सकते हैं एज अ मिडिल लेयर। तो ये हमारा नॉन लीनियरिटी ऐड करता है। रेंज अगर आपको लगता है कि -1 से +1 के बीच में कुछ रखना है तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होगा, तो मिडिल लेयर में यूज होगा, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका अगर आपको इक्वेशन देखना है तो इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, उसका डेरिवेटिव का इक्वेशन देखना तो ये है। अगर देखोगे डेरिवेटिव है क्या, तो सिग्मोइड का ही 2x है, ठीक है? जो 2x का सिग्मोइड होगा -1 × 2 वही हमारा 10h का है ना? सही से बैठो, कोई नहीं, बस 5 मिनट दो फिर ब्रेक देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव इस तरीके से निकलता है, जिसको मैथमेटिकल होगा वो देख सकते हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने बताया था। इतनी अच्छी है। हाँ, इसका डिसएडवांटेज होता है 10H का, क्या चीज, कि वैनिसिंग ग्रेडियंट में प्रॉब्लम आएगा और कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या थोड़ा सा लेंदी है, तो फॉर्मूला कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगता है ना। तो टाइम लगेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, किसके बेस पे, तो हमारे कैलकुलेशन के बेस पे, है ना। अगर कंप्यूटेशन ज्यादा हो रहा है तो आपको जीपीयू ज्यादा लगेगा, जीपीयू ज्यादा लगेगा तो पैसा ऑटोमेटिकली ज्यादा लगेगा,
तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो इसको अल्टरनेटिव रेलू यूज करते हैं। तो रेलू हम इसके बेस पे क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो रेलू में क्या था, जो अभी बताया था वो रेलू का ही था। ठीक है, रेलू क्या था, तो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट होता है। इसका काम क्या होता है, मैक्स ऑफ जीरो और एक्स की जो भी वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो वो जीरो देगा, अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स लाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा और उसका डेरिवेटिव देखोगे तो कुछ इस तरीके से। डेरिवेटिव में देखोगे तो वैल्यू क्या है, 0.5 पहले आता था, अब क्या है 0 से 1 के बीच में आ रहा है डेरिवेटिव कभी, तो मतलब हमें ज्यादा रेंज मिल पा रहा है। अगर ज्यादा रेंज मिल पा रहा है तो हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, लेयर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा लेयर ऐड करते थे उतना ज्यादा क्या होता था, वो हमारा लाइन ब्रेक करता था, और जितना ज्यादा लाइन ब्रेक होगा उतना स्मूथ लाइन बना सकते हैं, है ना। तो यही ये करता है। ठीक है, ये था यूज केस। एडवांटेज भाई इसमें क्या होता है, वेनिसिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम नहीं आता इसमें, पॉजिटिव वैल्यू के बेस पे। ठीक है, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट होता है। देन डिसएडवांटेज क्या होगा, इसमें भी आगे जाके थोड़ा सा रेलो प्रॉब्लम है। न्यूरन आउटपुट जीरो फॉर द नेगेटिव वैल्यूज। आप चाहते हो कि हमेशा क्या हो, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी कुछ ना कुछ तो पॉइंट रहे, मतलब हर एक फीचर्स क्या हो, जीरो ना हो, है ना। कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, तो वो कैसे रखेंगे, तो जो जीरो हो रहा था उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड कर देंगे। तो वो कैसे ऐड करते थे, तो जो हमारा फैक्टर था, कौन सा, वैल्यू का ही, उसको मैंने जो जीरो कर रहे थे, अब जीरो की जगह पे क्या कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू होगा उसका 10% तो रख लेंगे एटलीस्ट, ताकि क्या थोड़ा सा लाइन कुछ इस तरीके से बने ताकि वो जीरो ना हो जाए। उसको क्या बोलते हैं, लीकी रेली। तो जो हमारा नेगेटिव पार्ट इग्नोर हो रहा था, अब वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। अब इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, और भी कस्टमाइज कर सकते हो, 10% रखना, 20% रखना, 30%, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक वैल्यू। मतलब आप उसमें एक वैल्यू ऐड कर सकते हो, जहाँ पे क्या था 0.1 था, तो अपने हिसाब से एक ही वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर फिर डिफाइन करेगा। तो ये क्या था हमारे पास, पैरामेट्रिक वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशन इसी तरीके से और भी चीजें आती रहेंगी, तो अपडेट करते जाओगे तो ये सारे आते जाएंगे। ठीक है, तो हर एक का कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बाकी मैंने बताया था कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन कब चूज करेंगे, तो बाइनरी जब सॉफ्ट बाइनरी होगा तो सिग्मॉइड, देन मल्टी होता सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, और जब आपको कुछ नहीं पता चल रहा हो हिडन लेयर के लिए तो रेलू यूज कर लो। ठीक है, तो ये चीजें थी, और जो हमने फर्स्ट में देखा था वही है ये। लास्ट में आपको सारी चीजें अब समझ में आ रही होंगी कि पहला ये चीज क्या है, ये क्यों बना रहे होंगे, तो देखोगे नॉन लीनियरिटी ऐड कर रहा है ना। और ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन एक दो समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, और ये उसके बेस पे क्या है, उसकी डेरिवेटिव का इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब इसी चीज को अगर हम कोड के बेस पे देखेंगे, हम्म, ठीक है, तो इसका बेसिकली यहाँ पे ग्राफ है ये, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें है क्या बेसिकली, इसका शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, कि सिग्मोइड कब आया था, तो ये आया था हमारे पास 90s में आया था। फिर उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा अपडेट हुआ, तो 90s 20s में आया हमारे पास क्या हुआ, 10H आया। फिर सॉफ्टमैक्स आया, फिर सॉफ्टमैक्स के बाद क्या आया, 2010 में रेलू आया, है ना। देन रेलू के बाद क्या है, देन 2011 में रेलू, सॉरी विकी रेलू, 2015 में ये हमारा इसी का वेरिएंट आया इलू, और इसी में क्या है इधर 2018 में क्वेश्चन के बेस पे आया। तो इस तरीके से क्या होता है, अपडेट आते जाते हैं। ठीक है, 2023 में क्या आया होगा, तभी इन चीजों में ज्यादा काम नहीं हो रहा है, ज्यादा काम हो रहा है एआई के बेस पे। तो ये बैक प्रोपेगेशंस, देन लॉस फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, लॉस फंक्शंस होता क्या था, तो जो आप कैलकुलेट करते हैं डेरिवेटिव्स, कौन कौन सा यूज करेंगे, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर ना। एंड देन अगर आप हम्बर लॉस यूज करते हो तो ये रोबस्ट होता है आउटलायर, अगर आउटलायर डेटा में है तो, बट हमने क्या करते हैं पहले ही ट्रीट कर लेते हैं, है ना। अगर क्लासिफिकेशन है तो उसमें हम लोग लॉग लॉस करते हैं। ठीक है, लॉग लॉस का मतलब क्या था, बाइनरी क्रॉस इंट्रॉपी। इंट्रॉपी का मतलब क्या था याद है, प्योरिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी के बेस पे सारी चीज वहां पे होता था, है ना। तो इसमें क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, है ना, तो या तो जीरो होगा या तो वन होगा, है ना। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी जितनी है उसी के बेस पे क्या करेगा, कंपेयर करते हैं ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी आ रही है और एक्चुअल में आउटपुट वन होना चाहिए। तो वन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों में क्या है, कितने एरर है। प्रोबेबिलिटी के बेस पे एरर कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, और ये चीज मल्टी क्लास का रहेगा तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी बोल देंगे। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या होता है, सिंपल, यस यू नो, और मल्टीपल होगा तो उसी क्या बोलते हैं, कैटेगरिकल। एक ही में क्या है, मल्टीपल कैटेगरी, तो ये यूज होता है। देन ग्रेडियंट डिसेंट, डी वाई बाई डी एक्स जो इंटरनली यूज होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज अभी हम लोग अप्लाई करके भी देखेंगे।
ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक। इसके बाद का जो होगा, एक एक्टिवेशन फंक्शंस और एक ये। थियोरेटिकल में इतना ही है आज, मतलब ये बेसिक थ्योरी खत्म है। उसके बाद जो आर्किटेक्चर का है, 3 आर्किटेक्चर्स डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी सारा आर्किटेक्चर्स का ओवरव्यू होगा। ठीक है, क्योंकि जितने मैं भी सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में जेने ही स्टार्ट कर दो। इसमें इतना डिटेल और में थियोरेटिकल चल जाएंगे, क्योंकि ये सारा चीज आप क्या करते हैं, थियोरेटिकली करते हैं और ये यूज नहीं होता आजकल। ये हम इसलिए पढ़ते हैं ना, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू में क्या होता है, वो प्रैक्टिकल करवा नहीं सकते, आधे घंटे में क्या करेंगे, तो बेसिक नॉलेज चेक करेंगे कि तुम्हें लॉस फंक्शंस आता है, ग्रेडियंट फंक्शंस आते हैं, तो बताओ एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है। तो ये सारे पूछते हैं वो, इसीलिए क्या है कि वो सारी चीज बता रहे हैं। ठीक है, उसका बाद पूछा कि फेमस आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं, तो CNN है, RNN है, LSTM है, ग्रू है, फिर ट्रांसफॉर्मर है, ये 5 हैं। बोलेगा ठीक है, CNN के बारे में थोड़ा सा बताओ, वो बता सकते हैं। बोलेगा RNN के बारे में थोड़ा सा बता दो, तो RNN बता सकते हैं। ठीक है, एंड देन फिर होता है रियल वर्ल्ड, कि तुमने इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाया है जो मुझे चाहिए। तो अगर तुमने बेसिक आंसर किया है, नहीं भी बोलेगा नहीं बनाया, कोई बात नहीं, हमें चाहिए था एक्सपीरियंस का, तो वहां पे फंसा देते हैं वो। ठीक है, बट क्या होता है कि अगर कंपनी क्या है, उनको बेसिक कोर से मतलब है, कि उनको कुछ भी डेवलप करना है तो फिर वो आपको रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बंदा बंदा को पता है कि अगर आपको बेसिक क्लियर है, मतलब आप वो सारा चीज भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो बेसिक भी तो देखो, प्रोजेक्ट देखने से पहले स्टार्टिंग स्टेप है तुम्हारा फंडामेंटल, वो पूछेगा ना। अगर तुम कुछ बोल ही नहीं पा रहे तो प्रोजेक्ट तक जाएगा ही नहीं। समझे, तो 5 मिनट दो, फिर स्टार्ट कर लेंगे लंच। जगह है राजस्थान में, वो सफारी। पर पर्सन हम आ गए, हम आ गए सुबह से आज भी निकाली होती थी, टेंशन लगने जल्दी से जल्दी कितना बुरा वो जो मांग के
भी बात नहीं। हाँ। लेट भी हो गई मैं बस फिर भी आप बोल तो मैं की बैठ इतना हाथ में खाती थी वो आगे नहीं तो टाइम से देख लेने के ना तब करना ये रेसिपी अगर नहीं जब तक हमारा रहता देखने की आती थी इतना सुविधा बड़ा के लिए कभी चाहे वो तो बड़ी तेज जाती है वो अपने ये भी एक्सीलेंट है टिकट टिकट क्लोज कर दिया और
Yeah. ऐसे सुंदर नहीं कह रहे तुझे, हम कह रहे तू बच्चा नहीं इतना नहीं होता नहीं सही है हमारे चाहिए बस ये बता नहीं कि अपने आप में भी ज्यादा दिखा रहे हैं बहुत शरीफ को थोड़ी सी स्माइल थी समझ आ रही थी बड़ा हो गया भाई मैं अच्छे नहीं होती वो मेरे अच्छा आती तुम्हें आपसे तो आया थी कराइए
मेरे बहन को भी काम करते लड़की छोटी है बात नहीं बता दीजिए तो उसके भी ना या तुम्हारे साथ हो जाएगी तो और मैं खबर के बाद हुआ था पूरा पूरा और भी जाती है पर ऐसी चीज है क्या कोई नहीं के बार चलेगा ना 10-15 मिनट में ठीक है? ये सारा चीज तो बता दिया। ये डायरेक्टली अब इम्प्लीमेंटेशन को दिक्कत है लॉस फंक्शंस क्या होते हैं, क्या चीजें होती है, कैसे। एक जो बताना रहेगा वो ये बताना पड़ेगा रेगुलराइजेशन का। L1 L2 पहले से पता है। दूसरा एक ड्रॉप आउट होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्वेक्स क्या होते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन और वेट इनिशिएशन। ठीक है, तो यहाँ से होता है रेगुलाइजेशन हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो रेगुलेशन डेटा को ओवर फिटिंग से बचाने के लिए या फिर अंडर फिटिंग से बचाने के लिए और सही होगा ना मतलब कम करने के लिए रिड्यूस करने के लिए सारी रेगुलाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है
कि आप Analyze इसमें कुछ ना करना। कुछ एरर ऐड करोगे, ताकि क्या एरर ऐड करेंगे तो एक्यूरेसी कम होगी, एक्यूरेसी मतलब ओवरफिट हो रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। तो जब हम डीप लर्निंग में यूज करते हैं, तो डीप लर्निंग में जो मशीन लर्निंग में करते थे सिर्फ हमारे पास L1 L2 था, है ना। तो यहाँ पे भी वो भी यूज कर सकते हैं, रेज और लेसो। इसके अलावा ये सारे कॉन्सेप्ट होंगे अर्ली स्टॉपिंग का, ड्रॉप आउट का, कॉल बैक्स का, और डेटा आर्गुमेंटेशन, डेटा ऐड करने के लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताया था अर्ली स्टॉपिंग का सिंपल मीनिंग पिछले क्लास में भी सारा डिस्कस किया। मैंने बताया था कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, कॉल बैक, ये सर ये तो याद है। क्या था। सर जैसे कि हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि यहाँ तक हमारा इतना वो अचीव हो जाएगा हमारा, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर ऑफ तो ये जो अलग कॉल बैक होता इंस्ट्रक्शन था देंगे। किसके बेस पे होता था, तो अर्ली स्टॉप के बेस पे आता था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो कि हमारा जो मॉडल है एक्यूरेसी ट्रेनिंग में इतना है, टेस्टिंग में भी इतना है। ठीक है, अगर मान लेते क्या है टेस्टिंग ट्रेनिंग में इतना है, तो ये क्या करेंगे एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, इसमें नहीं हुई। 92 हो गया, इसमें भी अभी 90 है। ये ट्रेनिंग का हो गया, टेस्टिंग हो गया 93 है, ये अभी भी 90 91 के आसपास आया। ये 95 हो गया, ये अभी भी 90 के आसपास ही है। ठीक है, तो इधर आपका क्या हो रहा है, मॉडल तो इंप्रूव हो रहा है ट्रेनिंग के टाइम में, इधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, है ना। इसका मतलब क्या समझेंगे कि सर कि जो हमारा जो मॉडल है अब ओवरफिट हो रहा है ना। तो ओवरफिट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, अर्ली स्टॉपिंग यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो चेंजेस है इसमें और इसमें अगर सेम चीजें हैं तो नहीं करेंगे। अगर ये चेंजेस क्या है किसी एक में हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, इसको जैसे 3-4 स्टेप में किया जैसे मैंने बोला कि अगर ये 3-4 स्टेप में क्या हो रहा है, ये इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अर्ली स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट, कि आपने ये सारा रन किया, अब ये स्टॉप हो गया, अब ये स्टॉप हो गया तो कौन सा मॉडल लेगा इसमें से, जो ये इससे सबसे पहले वाला था, जहाँ पे क्या था दोनों में अच्छा खासा एक्यूरेसी था, है ना। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक। ये इतना सारा और भी मॉडल बनाया था, 4 मॉडल और भी बने थे, ये 4 मॉडल और भी बनाए थे, ये मॉडल नहीं लेना आपको, जो पुराना वाला एक मॉडल था जहाँ पे दोनों सेम थे, वो चीज स्टोर करके रखते हैं। कि आप क्या करोगे, इस मॉडल को स्टोर करोगे, हर 5 मॉडल के बाद सेव कर सकते हैं, या तो फिर क्या करते हैं जिसमें इंप्रूवमेंट हुआ है उसको स्टोर करेंगे, जिसमें नहीं हुआ उसको स्टोर नहीं करेंगे। तो लास्ट स्टोरेज जो था ये वाला था, जिसको आप दोबारा कॉल करते हो और उसी को फाइनल मॉडल। तो ये क्या होता है अर्ली स्टॉपिंग, आप इसको क्या करते हो, स्टॉप करते हो। कॉल बैक जब आप पुराना मॉडल जो हमने क्या किया था एक्यूरेसी बेस्ड था उसी को वापस लेने के लिए करते। ड्रॉप आउट कि न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होते थे, सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड रहते थे, तो कुछ न्यूरॉन्स का कनेक्शन हम हटाना चाहते हैं ताकि क्या हो वहाँ पे ओवरफिट ना हो। जैसे वहां से हटाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वहाँ की जो एक्यूरेसी होगी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो वो ड्रॉप आउट के बेस पे करते हैं। डेटा आर्गुमेंटेशन ज्यादातर इमेज में करते हैं। डेटा आर्गुमेंटेशन का मीनिंग क्या होगा, आर्गुमेंटेशन कि सेम डेटा को अलग अलग डायरेक्शन में देखना, है ना। जैसे इमेज है, इमेज का क्या होता है कि मान लो आपने एक फोटो क्लिक किया ह्यूमन का, एक ही डायरेक्शन से अगर फोटो क्लिक करेंगे तो मॉडल क्या करेगा, सिर्फ उसी डायरेक्शंस के बेस पे रीड कर पाएगा, है ना। अगर क्या रहेगा हमारे पास और भी मल्टी डायरेक्शंस के बेस एंगल। पे आएगा तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डेटा इम्यूटेशंस, तो एक ही इमेज के मल्टीपल फॉर्म्स, ये दिख रहा है कि सेम इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, अब हमने आर्गुमेंटेशन कर दिया क्या चीज के बेस पे, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोटेट कर दिया, कहीं पे शिफ्ट कर दिया, कहीं पे ब्लर कर दिया, कहीं पे क्रॉप कर दिया, ताकि हर एक के बेस पे वो पढ़ सके हमारा। जैसे होता है कि मान लो फर्स्ट टाइम में क्लिक किया था तो एचडी फोटो से हमने ट्रेन किया था, लेकिन जब हम टेस्टिंग कर रहे थे या फिर क्या है जब हम रियल टाइम में कर रहे हैं, हो सकता है वो ब्लर आ रहा हो सकता है हमने क्रॉप करके फोटोज डाला हो थोड़ा सा, हो सकता है हमने जो एंगल डाला होगा कि इस तरीके से क्लिक किया होगा रोटेट होगा, तो वो उस समय रीड नहीं कर पाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, तो तो हमारा ट्रेनिंग के टाइम में ही इसी डेटा को मल्टीपल डेटा में क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। इसी का सबसे पहले क्या करोगे, जनरेट करोगे इसके बेस पे, तो अलग अलग रोटेशंस के बेस पे, अलग अलग चीजों के बेस पे, तो वही जो कॉन्सेप्ट होता है इससे इतने सारे इमेज को क्रिएट करना, वही हमारा डेटा आर्गुमेंटेशन। मतलब क्या करो इसी से अलग अलग डेटा जनरेट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, बेस्ड ऑन द, ठीक है, और बेस्ड ऑन द इमेज क्वालिटी। 3 चीजें होती है, या तो ब्लर, नॉर्मल, क्रॉप, या साइज को क्या कहते हैं इंप्रूव, और डायरेक्शन। तो इसके बेस पे जो भी चीजें करते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, डेटा आर्गुमेंटेशन कहलाएगा। क्यों करते होंगे आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेटा है। कि मान लो आपका एक ही फोटो है तो उसको तो क्या इस तरीके से अलग अलग एंगल में तो फोटो नहीं क्लिक करेंगे ना, तो ये कहाँ से करेंगे, तो नॉर्मली जनरेट करवा लेंगे। ठीक है, और लास्ट क्या रहेगा, एडिशनल नॉइज। नॉइस। नॉइस मतलब क्या है कि उसमें डेटा में ऐसा ही कुछ ऐड कर दो जो उस डेटा से रिलेवेंट नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी।
तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, तो वो हम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर हमारा जो यूज होता है वो कॉल बैक, डेटा अग्यूमेंटेशन और अर्ली स्टॉप का यूज होता है। और बाय डिफॉल्ट जो यूज होता है वो रेगुलेशन का रहता है। ठीक है। हाँ, इसका कुछ बाकी यहाँ पे मैथमेटिकल है, सारे मैथमेटिकल ये देख रहे हैं। मैथ्स इंपॉर्टेंट है कि जैसे होता है ना किसी लोगों को कि इसके पीछे ये कैसे काम कर रहा होगा, कैसे कैलकुलेट कर रहा होगा, वो सारा चीज जानने का। और दूसरा होता है कि मुझे बस मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन से मतलब नहीं है मुझे। तो अगर कैलकुलेशन से मतलब नहीं, मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो उतना डीपली जाने की जरूरत है ना। अगर आपको लगता है कि ये हर एक चीज कैसे होता होगा, वो मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैलकुलेट करके देखना है, तो फिर मैथमेटिकल जाते हैं, है ना। और वो रहता है ज्यादातर रिसर्च बेस पे। क्यों? क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो हर एक स्टेप आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे सही चीज़ हो रही, कहाँ पे गलत हो रही, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे रहता है। हमारे पास क्या है, डायरेक्टली हम फंक्शंस के बेस पे देखते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि आपने ये इतना सारा न्यूरॉन कनेक्ट किया था, इसमें से दो न्यूरॉन्स को हमने हटा दिया। तो हटाते कैसे है, तो ड्रॉप आउट का लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है। अर्ली स्टॉप का मतलब क्या हो गया कि आपका टेस्टिंग और ट्रेनिंग का क्या है, एरर धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और ये घटता जा रहा है। मतलब इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है ट्रेनिंग की, और टेस्टिंग की क्या हो रही है, एक्यूरेसी फिर घटती जा रही है ना। मतलब इसका एरर बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अर्ली स्टॉप कर देंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगे। कॉल बैक्स मैंने बताया कि जो मॉडल हम सेव करके रख रहे हैं, तो उसमें जो लास्ट अपडेट जो हुआ था बेस्ट मॉडल का, उसी को वापस लाना है, तो वो कॉल बैक्स के थ्रू लाते हैं। ठीक है। बेस्ट नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, याद है क्या था? मीन मैक्स स्केलर बोलते थे, क्या था वो, क्या था? नॉर्मलाइजेशन उसमें भी होता था, बट उसका कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग में अलग था। रेगुलर सॉरी नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में चेंज कर रहे थे मीन मैक्स स्केलर यूज करके, याद आया? और नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे थे जिसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कर रहे थे। इनको ये क्या होते हैं स्केलिंग में, स्केलिंग रेंज चेंज करते उसको क्या बोलते थे, स्केलिंग। इनकोडिंग को क्या बोलते थे, उसमें वन हॉट इनकोडिंग था, लेबल था, ऑर्डिनल था, है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन वही है। अब इसको बैच नॉर्मलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, कि जिसमें डेटा बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक बैच में एक साथ करते हैं। कि मैंने क्या किया, 30 डेटा का या फिर 25 डेटा का एक बैच बना लिया और एक ही साथ नॉर्मलाइज कर दिया। इससे क्या होता है कि आपका जो रेंज होता है वो मेंटेन रहता है हर एक लेयर में। ठीक है। कि आपने यहाँ से यहाँ पास किया तो वैल्यू चेंज होगा कैलकुलेशंस के बाद, तो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू चेंज हुआ, हम उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। नॉर्मलाइज मतलब उसका रेंज -1 से +1 या फिर 1 से 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करके सबका रखना चाहते हैं, ताकि क्या हो, जो परफॉर्मेंस हो वो सही आ पाए। तो बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले कैलकुलेशन किया, फिर बैच नॉर्मलाइज किया, 0 से 1 के बीच में चेंज कर दिया, फिर अगेन सारे लेयर को ट्रेन किया, फिर अगेन क्या किया, नॉर्मलाइज किया, फिर अगेन इस तरीके से, ताकि क्या हो, आपका डेटा सही से क्या हो, ट्रेन हो जाए, है ना, एक रेंज के बेस पे। और लास्ट होता है वेट इनिशियलाइजेशन। ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू हम डिफाइन करते थे, बताओ, मैंने यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया था एक ये वाले पे, हमने यहाँ पे कहीं पे भी डब्ल्यू की वैल्यू डिफाइन की थी, नहीं की थी। तो ये कहाँ से आ रहा होगा, तो ये रेंडमली फर्स्ट टाइम में क्या होता है, रैंडम जनरेट होकर आता है ना, और ऑटोमेटिकली फिर अपडेट करता जाता है बेस्ड ऑन द लूप, है ना। तो फर्स्ट टाइम में या तो रैंडम ये जनरेट होगा, या तो आप मैनुअली क्या कर सकते हो, उसमें पुट कर सकते हो। ठीक है। तो जब हम मैनुअली पुट करते हैं उसी को बोलते हैं वेट इनिशियलाइजेशन। ठीक है। कि आप हर एक डब्ल्यू की वैल्यू अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वेट इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इन चीजों का वर्क क्या रहेगा, अब ये कॉन्सेप्ट रेगुलेशन था, वो यूज क्यों कर रहे होंगे, ओवरफिट से रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। डेटा आर्गुमेंटेशन का पहले ही बता दिया था, आपको पता होगा शिफ्टिंग के बेस पे आप शिफ्ट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, देन शिफ्ट और स्केल कर रहे हो, देन क्या अगर रोटेट कर रहे हो वही चीज को, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। फिर आगे जाके आपका मॉडल कितना परफेक्ट काम करता है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसी को बोलते हैं मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी। ठीक है। क्या एक मॉडल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जितने भी एआई मॉडल्स होते हैं वो ब्लैक बॉक्स मॉडल होते हैं, मतलब कैसे काम करता है किसी को नहीं पता, सबको पता है कि ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन वो कौन सा पैटर्न है जो वो रिकॉग्नाइज कर रहा है नहीं पता चल पाता, है ना। उसी चीज को ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो अलग अलग चीजें होती है, आप XAI का यूज कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, और भी थे हमारे पास, नहीं है ना, एक और था, सैम, सैप,
SHA से मॉडल एक्सप्लेन, ये एक रहता है, ठीक है। इसके अलावा और भी रहता है अल्टरनेटिव। दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सेप और लाइम, दो चीज यूज करते हैं। एक ये रहेगा सेप और दूसरा LIM, ठीक है। तो ये दो चीजें थे सिंपल सी, कि आपका मॉडल कैसे काम कर रहा है, तो आप कुछ हद तक क्या कर सकते हो, इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे मॉडल में इस तरीके से इनपुट है, इस इनपुट का इतना फैक्टर है, तो मतलब इनपुट के बेस पे क्या है कि आपका रिजल्ट आ रहा होगा, है ना। तो वो चीज मॉडल एक्सप्लेनेटिव कहलाती है। फिर अगर इन चीजों के बेस पे नहीं हो पा रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। कौन कौन सा देखा था, रैंडम सर्च और ग्रिड सर्च सीवी, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी यूज करोगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आप कैसे करते थे, इस तरीके से स्प्लिट होता था, देन डेटा क्या होता था, फाइनलाइज होता था, एंड देन वो चेक करता था कि चीजें आ रही कि नहीं आ रही, फिर दोबारा क्या करता है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से वैल्यू लेता था, देन दोबारा ये रिपीट करता रहता है ना। तो ये रिपीटेशन कब तक चलता था, तो जब तक आपके सारे कॉम्बिनेशन चेक ना हो जाए, है ना। तो ये हमारे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बेस पे होता था, ठीक है। तो ये क्या है कि एक बेसिक जो हमने बताया था कि मशीन लर्निंग आपने पढ़ा है, तो डीप लर्निंग में कि थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होंगी, है ना। अब इसका कोड के बेस पे एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए अलग लाइब्रेरी लगेगी। लाइब्रेरी अलग क्यों होती है, तो सर फिर हर एक लाइब्रेरी का काम अलग है। अगर आपको उस मशीन लर्निंग से रिलेटेड जितना भी काम करना था वो साइकिट लर्न में कर रहे थे, तो मशीन लर्निंग के लिए इसके पास जो लाइब्रेरी होती है पाईटॉर्च और एसकेलर, सॉरी पाईटॉर्च और टेंसर। तो मैं टेंसर फ्लो का ऑफिशियल साइट ले जाता हूँ, ये पाईटॉर्च वो दोनों और एक रहता है केरास। मतलब जैसे कि हम उसमें नहीं पाए पढ़ने यूज करते हैं, इन तीनों का अलग अलग काम होता है तीनों। जो नमपाई पांडास है, तो नमपाई का ही यूज करके टेंसर बनाया गया है, ठीक मतलब है। तो उसी से हम इसमें करते हैं, उसमें क्या है कि सिंपली उसका मेथड यहाँ पे डिफाइन है और कुछ नहीं, ये दिख रहा है। अगर आपको एंड टू एंड प्लेटफॉर्म बनाना है मशीन लर्निंग में तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमने बताया कि ये डीप लर्निंग का है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मशीन लर्निंग क्यों लिखा है, तो सर कभी हमने यूज किया एक बार भी। क्योंकि सर एक तो मशीन लर्निंग का ही पार्ट ना डीप लर्निंग, उसका एडवांस लर्निंग। तो सिंपली यहाँ पे जो मशीन लर्निंग बोल रहा है कि जो आप प्रोडक्शन लेवल पे जाते हो, एंड टू एंड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल पे, है ना। जब प्रोडक्शन लेवल पे डायरेक्टली मॉडल बनाते हो तो हमारा जो टेंसर होता है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है ना। तो आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो मशीन लर्निंग का विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग, कि आप डीप लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट करो, क्योंकि रियल और मशीन लर्निंग का उतना प्रोजेक्ट नहीं बनाते, डीप लर्निंग का ही बनता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं, टेंसर फ्लो का यूज करते हैं। ये किसका है, टेंसर फ्लो, तो ये गूगल का है, गूगल। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास था पाईटॉर्च, इसका भी सेम काम होता है, इसकी भी लाइब्रेरीज एडवांस है, आप इसमें क्या करते हो तो सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज क्या है कि सिंपली पाईटॉर्च ये किसकी है, फेसबुक की, ठीक है। और केरास, आप बताइए माइक्रोसॉफ्ट की हुई है। तो ये ओपन सोर्स है, मतलब ये किसी का नहीं, एक कम्युनिटी है केरास करके ही, वही क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब इसको फंड कौन करता होगा, तो इसका यूज टेंसर फ्लो भी करता है, पाईटॉर्च भी करता है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी टेंसर फ्लो और पाईटॉर्च के अंदर चीजें हैं ना, तो वो केरास का ही है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली केरास ही यूज करते हैं टेंसर फ्लो के अंदर, ठीक है। आप इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो अलग से केरास, लेकिन अगर आपको टेंसर फ्लो के साथ यूज करना है तो उसके साथ भी कर सकते हो, क्योंकि टेंसर फ्लो क्या करता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है किस चीज के लिए, तो आप एंड टू एंड जितने भी कोडिंग होते हैं वो सारा चीज इसमें अटैच रहता है। और केरास में सिर्फ क्या रहेगा, इसमें जो भी चीजें रहेंगी वो सिर्फ फंक्शन बेस रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एपीआई के बेस पे चला जाता हूँ, ये दिख रहा है कि आप जो भी मॉडल बनाओगे उसका एपीआई के बेस पे रहेगा, मतलब फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन रहेगा, सिर्फ फंक्शंस आप कॉल करो और यूज करो। जैसे एक्टिवेशन फंक्शन बताया था, आप इसमें से देखोगे तो एक्टिवेशन फंक्शन कैसे यूज करना है, तो केरास इंपोर्ट एक्टिवेशन फंक्शन और इस तरीके से, और यहाँ पे लेयर डॉट एक्टिवेशन और एक्टिवेशन डॉट वैल्यू लिख दोगे तो यही यूज हो जाएगा, है ना? इसमें देखोगे दो लाइन या फिर इस तरीके से ऐड करना पड़ रहा है। यही चीज अगर मैं टेंसर फ्लो में दिखा दूँ आपको, टेंसर फ्लो का कोड आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, pf डॉट केरास डॉट लेयर डॉट डेंस और 128 एक्टिवेशन फंक्शन रिलू, एक लाइन में हो गया, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया। और चीजें क्या है, आप एक ही बार में सब ऐड कर रहे हो,
जो वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे हमें एक एक करके ऐड करना पड़ता था, तो यहाँ पे क्या है, सारी चीजें एक ही बार में ऐड हो जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है, लेकिन किसके अंदर है, तो कैरास के अंदर से आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कैरास डॉट लेयर लिख रहे हैं और डेंस लिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखोगे, अगर फ्रॉम कैरास इंपोर्ट लेयर्स, तो लेयर्स डॉट डेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, तो मतलब यही चीज वहां पे है, ठीक है। तो आप इसको भी रीड आउट कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको डिटेल में इन चीजों के बारे में दिखेगा, और वहां पे क्या है कि आप इसको यूज करते हो हाई लेवल पे। हाई लेवल पे मतलब सीधे इंपोर्ट करके एक ही लाइन पे यूज कर रहे हैं, ये दिख रहा है। यहीं पे एक्टिवेशन वैल्यू लिख रहे हैं, है ना। तो ये हाई लेवल हो जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल मतलब एज ए ह्यूमन हम इजिली रीड और राइट कर सकते हैं। और लो लेवल क्या होता है, जो मशीन इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल एपीआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको रन कैसे कर सकते हो, तो सिंपली मैं इसको कॉपी, और इसको मैं क्या करता हूँ, या तो भी कॉलम में ही रन करवा देते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है। तो कॉलेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जो सारी चीजें देता है, ठीक है। आप प्री ट्रेन मॉडल कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो सिंपल है, जिस तरीके से नॉर्मल लाइब्रेरी यूज करते हो उसी तरीके से ये भी यूज होगा, है ना। दूसरा कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें क्या होती है, कॉलेज में पहले से इंस्टॉल होती है, मतलब डाउनलोड होती है, तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। आपका क्या होगा, सिर्फ कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमने कहीं पे भी नहीं लिखा पिप इंस्टॉल टेंसर। अच्छा, इसमें जितने भी लाइन्स ऑफ कोड थे ना, एक ही बार मैं समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे, पहला क्या लिखा हुआ है, कैरास डेटा ये एवरेज डेटा सेट हम लोग ने भी देखा था कहीं, मशीन लर्निंग में एवरेज का नहीं देखा था, यहाँ पे हमने देखा था आईरिस का, आइरिस का है ना। इसी तरीके से डाउनलोड करना क्या था, आपको अपने डेटा की लर्निंग के टाइम में आपको क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट डायरेक्टली आपको प्रिंट क्या है मॉडल डेटा से। तो मशीन लर्निंग में, सॉरी डीप लर्निंग में भी कोई भी चीज यूज करोगे, तो अगर आपको बाहर से डेटा नहीं लाना है फिलहाल सिर्फ देखने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो डेटा सेट्स है क्या यूज करते हैं। इन्होंने एमनिस डेटा सेट यूज किया है। एमनिस होता क्या होगा, तो ये क्या है, नंबर्स डेटा सेट है। जिसमें मतलब नंबर स्टोर डालो। ये एमनिस डेटा सेट, ये सिंपली क्या था कि नंबर्स वाले डेटा सेट थे, ताकि आप फोटो जैसे क्लिक करोगे बता देगा यहाँ एज ए ह्यूमन रिटन लैंग्वेज है और ये क्या नंबर है। तो इसको क्या करना है, ट्रेन करना है। तो वही चीज क्या है यहाँ पे यूज, ठीक है। तो ये एमनेस डेटा सेट यहाँ पे, ठीक है। तो पैरेलली मशीन लर्निंग में इसे लिख देते हैं। मशीन लर्निंग में क्या स्टेप फॉलो तो डेटा क्लीनिंग से सारा कुछ नहीं, चलो मॉडल से मॉडल से सबसे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ट्रेन करेंगे, टेस्ट स्प्लिट मान लो डेटा आ गया, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ठीक करते थे। उसके बाद से सर मॉडल, और देन सर उसके बाद से देन क्या करते थे, मॉडल लोड करने का, एक्यूरेसी वो मॉडल ट्रेन कर डॉट फिट करते थे, फिट उसमें डेटा एक्सटेंड माइग्रेट डालते थे। फिर क्या करते थे, सर उसके बाद से उसके पाइपलाइन कनेक्ट करते थे, पाइपलाइन डायरेक्ट फिट करने का, इसी चेक करते थे। एक्यूरेसी चेक करते मॉडल डॉट फिर उसके बाद चेक करते थे, तो ये स्टेप्स थे। तो सेम स्टेप्स यहाँ पे भी देखोगे, डेटा लोड किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, है ना। देन मॉडल लोड किया, मॉडल में कौन सा है, अभी हम लोग न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं। अगर इसी की जगह पे न्यूरल नेटवर्क नहीं होता, जैसे डिस्क क्या था, मान लेते हैं हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे हैं। लॉजिस्टिक न्यूरल नेटवर्क में मॉडल ये सीक्वेंशियल। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखते थे, यस सर। है ना। और इस तरीके से फिर क्या करते थे, मॉडल डॉट फिट करते थे, है ना। एंड देन मॉडल डॉट एक्यूरेसी चेक, है ना। तो ये स्टेप वहाँ पे करते थे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सिर्फ ये एक पार्ट चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के इक्वेशंस पहले से लिखा होता है, तो आपने बना दिया। अब इसमें क्या आता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमें मतलब कि वो पता नहीं होता कि हम उसमें क्या वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है या फिर क्लासिफिकेशन है। पता रहता है, तभी तो करते हैं। एमनेस हमारे पास क्या है, तो क्लासिफिकेशन है, ठीक है।
अब इसमें एक चीज है, जो लॉजिस्टिक लिखते थे तो उसका इक्वेशन बाय डिफॉल्ट वहीं पे आ जाता था, है ना। अब यहाँ पे हमने बताया कि ये न्यूरल नेटवर्क के बेस पे काम करता है। तो न्यूरल नेटवर्क का इक्वेशन आपको पता है, सिंगल का mx प्लस सी, जितना भी हमारे पास डेटा होगा वो आ गया, है ना। इस तरीके से हम कितने न्यूरॉन्स ऐड कर सकते थे। जैसे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने एक कहाँ दिखाया था, एक यहाँ था ना, यहाँ पे हमने कितने न्यूरॉन्स ऐड किए हैं, 2। ये दिख रहा है। तो यहाँ पे कितने न्यूरॉन्स है, 2। कैसे पता चल रहा है, तो हमारा x1 x2 है। अब ये दोनों के बेस पर वेट्स जाएगा तो ये हमारा क्या बनेगा, अभी मान लेते हैं y1 और y2। y1 का इक्वेशन क्या होगा, y y y x1 x1 w1 प्लस x2 प्लस b जो होगा बायस में। इसका इक्वेशन क्या होगा, x1 w3 प्लस x2 w4। ऐसे पता चला है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा पे w1 है और ये w2 है, ये w3 है और ये w4 का इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस बने, है ना। तो आपने दो न्यूरॉन्स ऐड किए तो दो इक्वेशंस बन रहे हैं और सारे इक्वेशंस क्या आपस में कनेक्टेड है ना? हाँ होगा, बाईस सब में होगा। अब मान लो मैंने 4 ऐड किया तो 4 होंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ही लेयर था। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लेयर भी ऐड कर देता हूँ। लेयर का मतलब क्या हो गया, न्यूरॉन्स के बाद और भी न्यूरॉन्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने एक और लेयर ऐड कर दिया, ठीक है। और कुछ इस तरीके से प्लस, और इसमें मैं न्यूरॉन्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इक्वेशंस को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 ऐड किया है, यहाँ पे 4 ऐड किया है ना। और यहाँ पे 2 हमने ऐड किया तो 2 इक्वेशन इसका बनेगा, और 4 यहाँ पे किया तो 4 इक्वेशन इसका बनेगा। अब ये इक्वेशन सारे के आपस में कनेक्टेड है। अब इस तरीके से कितने न्यूरॉन्स और कितने लेयर्स ऐड कर सकते हैं, मल्टी कितने न्यूरॉन्स ऐड कर सकते हो और कितने लेयर ऐड कर सकते हो, बता सकते हो, मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। तो मतलब यही चीज हमें क्या करना रहता है, डिफाइन करना पड़ता है ना। ये जो हम डिफाइन कर रहे थे वही है ये इक्वेशंस, ये दिख रहा है। वहां पे अगर थोड़ा सा देखा हो तो यहाँ पे ये बोला कि मुझे मॉडल बनाना सीखनी थी, इसका मतलब कि मुझे कनेक्ट करके दिख सकती है और तो मैंने क्या बोला, एक पैटर्न ले लूंगा, इनपुट साइज क्या होगा 28/20। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न लेगा, ठीक है। ये इनपुट लेयर है और इनपुट का साइज कितना है, 28 कितना होगा, 7 इनपुट होंगे, ठीक है। ये इमेज डेटा सेट है, जितना हम मालूम है कि ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इनपुट साइज कितना होगा, ये इमेज का साइज जो आपने इनपुट बाय डिफॉल्ट जो इसका इमेज साइज है ना वो 24/28/28 ये क्या बोलते हैं, हाई कन्वर्ट बोलते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 784। तो 784 इनपुट जैसे हमारे पास इमेज था और अनदर डेटा हो कोई, लाइक हमारा हार्ड डिस्क वाला था या फिर कोई से भी डेटा मिले बड़ा डेटा सेट, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। हाँ एक सेंटेंस डिस्प्ले। अब इसमें क्या होता है, मान लो एक इमेज का 28/28 इमेज का साइज है, मान लेते हैं 90 पिक्सेल्स और 900 पिक्सल, है ना। तो वो इनपुट एरर दे देगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, सेम लेंथ का साइज या तो आप इसके इंक्रीज कर दो या तो इसका हाइट और इसको आपको डिक्रीज करना होगा। अभी ऐसा है भी इमेज होंगे वो हमेशा तो ये क्या है, इनपुट साइज माना। अब इसको फ्लैटन का मतलब क्या आपको याद होगा तो बताओ, जो लिस्ट थी, लिस्ट फ्लैटन लिस्ट, 2D और डेटा यस सर, तो हम उसको सिंगल लिस्ट करें। ये क्या ये आपको पता है कि सारे तो ये हमारा ठीक है। ठीक है
दूसरा हमारे पास क्या है, डेंस लेयर। डेंस का सिंपल मतलब होता है कि जिसका पुराना लेयर होगा उसके साथ क्या होगा, इस तरीके से लाइन, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे कितने न्यूरॉन्स होंगे वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसने कितना बताया इसको, 128 128 न्यूरॉन, 138 और जैसे ही आगे पास होगा रेलू ये हमने बता दिया रेलू। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा सर वो ड्रॉप हो जाएगा, दो हमारे न्यूरस ड्रॉप होंगे 0.2 परसेंटेज। कुछ ऐसे होंगे जो आगे, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा। इसके बाद फिर हमने एक और लेयर ऐड किया है, ठीक है, लेयर एक और ऐड किया। अभी जो लेयर ऐड किया है इसमें कितना कितना है न्यूरॉन्स, 10। इसका जो न्यूरॉन्स है वो 10, किस तरीके से 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और यही हमारा क्या लास्ट है। कैसे पता चला ये लास्ट होगा, इसीलिए क्या है सॉफ्टमेक्स लगा है, सॉफ्टमेक्स इसका क्या है फंक्शन। अब ये सॉफ्टमेक्स क्यों लगाया होगा, तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कि जो भी नंबर आप लिख के दे रहे हो वो 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 यस या नो होगा ना सर, तो फिर हमारा सही यस या नो में वैल्यू चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे ये नंबर एग्जैक्ट यही है या नहीं। मैंने अभी बताया था एमलिस्ट का डेटा सेट दिखाया था। अब जो भी यूजर लिखेगा तो आपको बताना है कि इसमें से ये कौन सा नंबर है। तो कितने लास्ट में आउटपुट है, 10 है ना, 10 में से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी फिर वो मुझे चाहिए होगा ना, है ना। तो लास्ट में क्या है 0 से लेके 9 तक का नंबर होगा और उसमें से कोई भी एक होगा। तो ये चीज क्या करेगा, कैलकुलेट होने के बाद सबकी प्रोबेबिलिटी दिखेगा, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। तो सबकी प्रोबेबिलिटी कौन कैलकुलेट करता था, एक से ज्यादा रहता मल्टी लेवल का, याद है। तो हमने बताया था सॉफ्ट मैक्स, तो सॉफ्ट मैक्स लास्ट लेयर में लगाया है। ये हमारा हो गया मॉडल जो आपने डिफाइन किया, और जो आप यहाँ पे लिखते थे लॉजिस्टिक रिग्रेशंस और इस तरीके से लिखते थे तो वही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पहले से इक्वेशन मिलता था और यहाँ अपने हिसाब से डिफाइन, है ना। तो डीप लर्निंग में यही मेन रहता है, ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये क्या है, हम चेंज कर सकते हैं, मतलब अब ये हमारे कंट्रोल में है, जितना ऐड करना है जितना डिलीट करना है जितना चाहे लेयर ऐड करना है, तो ये हमारे कंट्रोल में रहता है। तो यही चीज चेंज करोगे तो मॉडल पूरा चेंज, ठीक है। अब इसके बाद एक कंपाइल का ऑप्शन है, ठीक है। कंपाइल का मतलब क्या होता है कि और भी चीजें उसके साथ ऐड ऑन कर देना, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या होगा, बहुत सारा कॉम्बिनेशन बहुत सारा इक्वेशन बन रहा है, तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसमें कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिमाइजर का। तो हमने क्या बोल दिया कि ऑप्टिमाइजर लगा दो, और जब से लेटेस्ट और सबसे फास्ट होता है एडम, ठीक है, और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसी के बेस पे दिखती है। तो इसने बोला ठीक है एडम का लगा देते हैं। लॉस मतलब एरर कैलकुलेट कर, कि आपको एरर भी कैलकुलेट करना होगा। मैंने बताया था कि बाइनरी के लिए क्या कौन सा लगाओगे, तो स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी है। देन अगर ये सॉरी ये क्या है मल्टी क्लास के लिए है, और बाइनरी के लिए कौन सा होगा, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, है ना। और मैट्रिक्स एक्यूरेसी भी आप साथ ही साथ करोगे, है ना। तो ये कौन सा एक्यूरेसी होगी, तो एक्यूरेसी मैट्रिक्स, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है, तो है ना। और ये चीज क्या होगा, आपके मॉडल में ट्रेन होगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना था, बार बार मॉडल को ट्रेन भी करना था, तो क्या करते थे, फिट करते थे। ट्रेनिंग में जैसे ही जाएगा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और एक इपॉक्स। इपॉक्स मतलब कि आप इसको बार बार 5 बार ट्रेन करो, मतलब पहला बार जितना एक्यूरेसी आया फिर उसको क्या करोगे, वही एरर को वही वेट्स को आगे पास करोगे ताकि और भी एक्यूरेसी इंप्रूव, है ना। तो फिर ये और भी इंप्रूव करेगा। देन लास्ट में आप क्या कर सकते हो, उसका क्रॉस चेक, है ना। और प्रिडिक्शंस करने के लिए क्या करते हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और उसमें डेटा डाल दो, प्रिडिक्ट करके आंसर दे। तो ये क्या था, हमारा डीप लर्निंग का था एक बेसिक लेवल पे, ठीक है। ये समझ में आया, yes, तो मशीन लर्निंग से पूरा कनेक्टेड है, ये दो चीजें सिर्फ लगाएं। सर एक तरह से इसमें उसमें ये था कि जो हमारे मॉडल उससे गिवन कि उसमें इक्वेशन गिवन थे, इक्वेशंस गिवन, अब यहाँ पे हम इक्वेशंस खुद का मैनिपुलेट करके बना रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज सिर्फ डिफरेंस है। और अगर आपने इक्वेशंस खुद से बना रहे हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। तो ये चीजें एक्स्ट्रा ऐड, ठीक है। तो इस कोड को रन करना रहेगा तो यहाँ से रन क्विक में कर सकते हो, और ये दिख रहा है,
एक एक करके यहाँ पे हमने रन किया। अच्छा, ट्रेन टेस्ट में ये डिवाइडेड बाय 22 क्यों किया गया बता सकते हो? फिर कौन सा है? ये है ना, जैसे एक उसी में दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट लाइन जो था, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, आपको पता है ऐसा होगा। Yes, अब इन्होंने दोबारा क्या किया, डिवाइड किया 255 से। क्यों किया होगा? क्योंकि ये जो इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। और इमेज अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो कलर का जो रेंज होता है वो कितने से कितने के बीच में होता है? 0 से 255 भूल गए? जीरो किसको बोलते थे? ब्लैक को। 255 व्हाइट को। अब इसके बेस में क्या होगा, ग्रेस आता रहेगा, ठीक है। तो ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, और उसको मैंने 255 से इसलिए डिवाइड किया है कि कोई भी अगर नंबर होगा उसके मैक्सिमम नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो उसका जो रेंज होगा 0 से 1 के बीच में है। सिंपल। तो मैंने 0 से 1 के बीच में इसलिए चेंज किया है ताकि कैलकुलेशन क्या हो, थोड़ा सा फास्ट हो जाए, क्योंकि नंबर छोटा रहेगा तो कैलकुलेशन जल्दी होगा, है ना। तो वही चीज यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तरीके से स्केलिंग किया है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का टास्क क्या रहेगा, तो जितना भी पढ़ा है आज उसको एटलीस्ट रिवाइज कर लोगे, देख लोगे, ठीक है। और एक और प्रोजेक्ट भी दे देते हैं ताकि एक बार घर से रन करके आओगे। तो हाँ, कुछ नहीं भाई। हाँ, कोई नहीं, यही सारी चीजें थी। उस समय क्या था कि थोड़ा सा सारी चीजें डिटेल में था, अभी क्या है रिकैप टाइप का था। कोई बात नहीं। हम्म। और जो तुम्हारे नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा टॉपिक बता दो तुम। तो इसके बाद मुझे एक और लाइब्रेरी सीखनी होगी, क्योंकि हमारा जो पहला टास्क स्टार्ट होगा वो इमेज के बेस पे था, ठीक है। तो इमेज के बेस पे हम इमेज को कैसे रीड राइट मैनिपुलेट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी इमेज वाली। तो इमेज का जो लाइब्रेरी होगा वो होगा कंप्यूटर विजन, ठीक है। कंप्यूटर विजन के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ओसीआर का रहेगा, देन सीएनएन ट्रांसफर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से यहाँ तक कराएगा। देन फिर आपका एनएलपी चलेगा। एनएलपी में भी 2 से 3 क्लास, फिर एक ये, मतलब 6-7 क्लास यहाँ तक लेंगे। फिर आपका यहाँ पे पूरा चलेगा जो अभी इंडस्ट्री में देखा जाता है।